मैं एम अली हैदरी सीटेट जुलाई सन 2016 में पूछे गए उर्दू के क्वेश्चन पेपर को लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में 15 सवाल पैसेज और 15 सवाल पेडागोजी के होते हैं। तो पहले हम लोग पैसेज को देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने पैसेज है। इस पैसेज पे मबनी जो सवाल हैं वो 121 से 129 हैं। इन सवालों को हल करने के लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पैसेज थोड़ा सा लंबा है। तो हम करेंगे क्या, वक्त बचाने के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे क्वेश्चन? क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हमारे ज़हन नशीन हो जाएगा, और क्वेश्चन को ज़हन नशीन कर लेने के बाद जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता जाएगा। तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये खत किस सन में लिखा गया। किसी खत की बात हो रही है, कब लिखा गया, पैसेज को पढ़ के पता चल जाएगा। एक किस्म का बम किस शहर में गिराया गया। कोई बम गिराया गया था, कहाँ पे गिराया गया था, इसको हमें पैसेज पढ़ के पता चलेगा। इस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो तकरीबन कितने अफराद बेघर हुए। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के किस नज़रिए पर थी। जो बम बनाया गया था वो आइंस्टाइन के किस नज़रिए पर बनाया गया था। और अगला जो है वो एक कौल है, एक नज़रिया है कि मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है। ये जो नज़रिया है वो किसका है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो क्या हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से कितने अफराद हलाक हुए। और इस पैसेज का जो आखिरी सवाल है वो ये है कि शऊर का मानी क्या है। तो इसको तो हम लोग वैसे ही बता सकते हैं, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलिए पैसेज को देखते हैं। पैसेज मैंने जैसा कि बताया था कि पैसेज को पढ़ते ही आपको क्वेश्चन ज़हन में रहेगा तो आंसर मिलते जाएंगे। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं और आंसर को पाते जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये खत 1939 के मौसम खिज़ां में। अब देखिए क्वेश्चन है कि ये खत किस सन में लिखा गया, तो आपको आंसर मिल गया 1939 में। अगला है कि 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 को इस किस्म का एक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक किस्म का बम किस शहर पे गिराया गया, तो जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। आगे पढ़ेंगे और कहेंगे कि इस जौहरी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक तबाह हुए। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए, तो 600 ब्लॉक तबाह हुए। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो तकरीबन कितने अफराद बेघर हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो 60,000 अफराद हलाक हुए और 1 लाख जख्मी हुए और 2 लाख अफराद बेघर हुए। हमसे बेघर पूछा जा रहा है, तो जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो 2 लाख अफराद बेघर हुए। अगला सवाल है कि इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के किस नज़रिए पर थी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे और आगे पढ़ेंगे तो इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए पर थी जो 1905 में पेश किया गया। तो अब ऑप्शन आपके सामने है। तो 1905 में जो नज़रिया पेश किया गया उसी नज़रिए पे उस परमाणु बम की बुनियाद थी। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बम नागासाकी के किस शहर पर गिराया गया। पैसेज में आपने पढ़ा और पैसेज को आपको पढ़ते ही आपको मिल जाएगा कि कुछ ही दिन बाद एक ऐसा ही बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो क्या हुआ। तो जब बम गिराया गया तो वहाँ की जो हुकूमत थी, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो ये होगा कि जब बम गिराया गया नागासाकी शहर पर तो जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। अब अगला सवाल ये है कि हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से कितने अफराद हलाक हुए। तो पैसेज में लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो 60,000 अफराद
हलाक हुए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो 60,000 अफराद हलाक हुए। अब यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है इस पैसेज का वही है कि शऊर का मानी क्या है। तो शऊर का मतलब होता है अकल, समझ। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक और पैसेज है जो कि मबनी है नज्म पे, इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 130 से लेकर के 135 उनको हल करेंगे। चलिए इस नज्म को पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकी से, कंज शके फरोमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूरी का आता है ज़माना, जो नक्शे कुहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। तो ये है नज़्म। इससे रिलेटेड जो पहला सवाल है वो ये है कि शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है। तो शायर कह रहा है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। तो शायर गरीबों को जगाने के लिए कह रहा है। अगला जो सवाल है कि गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए। तो पैसेज में लिखा है कि गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से। तो गुलामों का जो लहू है वो गरमाना चाहिए सोजे यकीन से। अगला जो सवाल है वो ये है कि किस चीज़ को मिटाने के लिए शायर कह रहा है। तो शायर क्या कह रहा है। शायर ये कह रहा है कि जो नक्शे कुहन तुमको नज़र आए मिटा दो। तो शायर कह रहा है नक्शे कुहन को मिटाने के लिए। अगला जो सवाल है वो यह है कि जिस खेत से रोज़ी मुयस्सर न हो उसके लिए शायर क्या कहता है। तो शायर ये कह रहा है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। यानी कि जिस खेत से रोज़ी मुयस्सर न हो उसके लिए शायर कह रहा है कि उसको जला देना चाहिए। अगला जो सवाल है कि तूफ़ान उठाना का मतलब क्या है। तो तूफ़ान उठाना का मतलब है फितना बर्पा करना, जो कि मुहावरा है। अगला और आखिरी सवाल इस पैसेज का ये है कि शक्ल की जमा क्या होती है। तो शक्ल की जमा अशकाल होती है। तो यहाँ पे दोनों पैसेज हमने हल कर लिया और दोनों पैसेज पे मबनी जो 15 सवाल थे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पेडागोजी पे मबनी सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं। क्लास 1 का जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर गलतियाँ क्या बोलने में करेगा, पढ़ने में करेगा, लिखने में करेगा या फिर इनमें से सभी में करेगा। तो क्लास 1 का बच्चा है, बोलने में भी उससे गलती हो सकती है, पढ़ने और लिखने में भी उसे गलतियां हो सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर गलतियां इनमें से सभी में करेंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफिक हैं। एक बयान है कि कवायद नज़रियाती होता है और रवैया होता है। तो क्या ये बात सही है। किसी के नज़रिए से एक ग्रामर बन सकता है, किसी के रवैये से मेरा रवैया बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत स्वीट है, तो क्या इससे ग्रामर में कोई फ़र्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो अगर ये बात कही जा रही है कि कवायद नज़रियाती और रवैया दोनों है तो ये जो बयान है वो सही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप इस बयान से राज़ी नहीं हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये कि तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए क्या लाजिम है। अगर मैं प्राइमरी और जूनियर के स्टूडेंट की बात करूं और उनको आप लैंग्वेज टीचिंग के लिए इंटरेस्ट दिलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। क्या तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराएंगे, मौखिक उनको तफ़हीम कराएंगे, या फिर तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाएंगे, या फिर आप तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाएंगे यानी कि ग्रामर पढ़ाएंगे, या फिर तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, बात हो रही है प्राइमरी और जूनियर के स्टूडेंट की, और प्राइमरी और जूनियर के स्टूडेंट को ज़बान सीखने के लिए इंटरेस्ट दिलाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मुँह ज़बानी उनको तफ़हीम कराइए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि मिंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक है। क्या वो नज़्म गाकर है, आमने सामने की पेशकश है,
इशाराती ज़बान में पेश करना है या फिर सूती पेशकश है। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति कब बेहतर होगी? जब आमने सामने हम बात करेंगे, आमने सामने जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तो ये जो तरीका है वो सबसे अच्छा है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुँह ज़बानी पेशकश में आमने सामने की पेशकश का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा मुफीद है। अगला जो सवाल है वो ये है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये जो कौल है वो किसका है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी ने बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन दी, वर्धा तालीम दी, बुनियादी तालीम दी। उसमें उन्होंने क्या बात कहा? उन्होंने बुनियादी तालीम में बहुत ज़्यादा जोर दिया मातृभाषा पर कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाइए। और उन्होंने ये बात कही कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास हो तो आप उनका मातृभाषा में उनको पढ़ाइए। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मातृभाषा उतनी ही ज़रूरी है बच्चों के लिए जितना कि माँ का दूध। तो इस तरह से ये जो कौल है वो महात्मा गांधी का है। अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तक नहीं रखते हों, तब कोई ऐसी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाएं जो बच्चों को सही से नहीं आ रही है, तब क्या होता है? क्या तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है? सही बात है। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ाए बच्चों को जो उनको आती ही नहीं तो जाहिर सी बात है बच्चों में दिलचस्पी ख़त्म होगी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं होता। ये भी बात सही है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ाएं जो उनको आती ही नहीं तो बच्चे ज़हन नहीं लगा पाएंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं कि तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं। जब समझ में नहीं आएगा तो बच्चे रटेंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी वो हमारा सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें बंदा कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं के तहत, बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत। अब इसमें ऑप्शन कह रहा है सुनना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, पढ़ना और लिखना। मुझे समझ नहीं आ रहा ऑप्शन, तो इसका आंसर मैं देने में कासिर हूँ। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल ये है कि ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज, लैंग्वेज की टीचिंग में जो TLM है, TLM का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? क्या सबक में आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना ये है, तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना है, या फिर अगला जो दो ऑप्शन है कि तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़े या फिर कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर मैं ज़बान की तालीम की बात करूं तो ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का जो सबसे अहम चैलेंज जो है वो ये है कि सबक में जो पेश आते हैं, जो मुश्किल कंसेप्ट आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, सीखे जाने वाली चीज़ों के ज़रिए ही करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी कि ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे बड़ा चैलेंज सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगला जो सवाल है वो ये है कि मानी को वाज़े करने के लिए बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट जो मेथड है मीनिंग को क्लियर करने के लिए, वाज़े करने के लिए क्या है? क्या लुगात से देखकर बताएं, डिक्शनरी देखने से क्या मीनिंग वाज़े होती है, या फिर तलबा को पूरा मौका दें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाए, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह करें। तो मीनिंग को सबसे ज़्यादा वाज़े करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि बच्चों को वो लफ्ज़ दे दें और कहें कि इससे खुद से एक सेंटेंस बनाओ। जब बच्चा कोई भी एक सेंटेंस बनाएगा तो उसे मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे एक लफ्ज़ आ जाए मुफलिसी, ठीक है, मुफलिसी एक लफ्ज़ आ गया, बच्चे को इसकी मीनिंग आपको समझाना है तो आप इसको कैसे समझाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए आप एक सेंटेंस बनवाएंगे कि बताओ किसी गरीब को देखा है,
तो वो कहेगा हाँ फला आदमी बहुत गरीब है। जैसे कोई बंदा ले लो अली बहुत गरीब है, तो उसको एक सेंटेंस बनवाइए कि चलो बनाओ कि अली की ज़िंदगी बहुत मुफलिसी में गुजरी। तो यहाँ पे मुफलिसी में गुजरी, जब मुफलिसी से लेके उसने एक सेंटेंस बना लिया तो उसका जो मानी है वो वाज़े हो जाएगा। यानी कि मानी को वाज़े करने के लिए बेहतर तरीका है तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएं। तो दूसरा वाला ऑप्शन निसंदेह सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि मिंदरजा झेल में कौन सा तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। तो दूसरी ज़बान सीखने में बिना किसी तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के कौन मदद करता है, तो वो जो तरीका है वो फितरी तरीक़ाकार है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फितरी जो तरीका है ये बगैर दूसरी ज़बान सीखे ही तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल में मदद करती है। अगला जो सवाल है वो ये है कि गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह क्या है। तो गलत पढ़ने की आदत होने की जो एक वजह वो ये है कि उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। अगर उंगली से इशारा कर रहे हो या फिर आँख की तरफ उंगली से इशारा दे रहे हो तो इससे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, और जब माइंड डाइवर्ट होगा तो आपसे पढ़ने में गलतियाँ होंगी। तो गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला जो सवाल है वो यह है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ाकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीका है। मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में पुराने ज़माने का कौन सा तरीका है। तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना न करें, दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना। तीसरा है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी वो सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता, यानी कि लैंग्वेज स्किल कौन नहीं है। तो लिखना लैंग्वेज स्किल है, सुनना भी है और पढ़ना भी है, लेकिन ज़बान में दिलचस्पी ये महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता, लैंग्वेज स्किल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल यह है कि ये हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होती है। ज़बान की तरक्की यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे क्या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं, वो इफ़ेक्ट डालते हैं, बिल्कुल इफ़ेक्ट डालते हैं। और साथ ही साथ जो सेहत और तंदुरुस्ती है वो भी डालती है, और अक्लमंदी और दानिश्वरी भी डालती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनमें से सभी चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कि इनफरादी इख्तिलाफात, तंदुरुस्ती और दानिश्वरी ये तीनों ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीटेट सन 2016 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल किया, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने खुद पर्सनली सर्च करके ये चेक किया कि क्या यूट्यूब पे सन 2016 उर्दू का क्वेश्चन पेपर है, तो मुझे नहीं मिला। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन पेपर को हल किया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी उर्दू के स्टूडेंट हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सब तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। इससे अच्छा उर्दू का स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा।